गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी युवक भारती 12वीं कक्षा का 10वां लेसन सीखेंगे जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट, जिसके लेखक है डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र। लेखक परिचय देख लेते हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र जी का जन्म 15 मार्च 1966 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ। आपने हिंदी साहित्य में विज्ञान संबंधी लेखन कार्य में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मतलब हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर में उन्होंने ज़्यादातर साइंस मतलब विज्ञान से संबंधित लेखन कार्य किया है और यही उनकी एक खास पहचान है। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1992 में रसायन शास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यहाँ पर डॉक्टर कृष्ण कुमार जी ने 1992 में रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री में पीएचडी की उपाधि या डिग्री हासिल की है। आपने विज्ञान को लोकप्रिय बनाने और जनमानस तक पहुंचाने का महनीय कार्य किया है। इसके लिए आपने लोक विज्ञान के अनेक विषयों पर हिंदी में व्यापक लेखन किया है। विज्ञान से संबंधित आपकी अनेक मौलिक एवं अनुदित पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। मतलब विज्ञान से संबंधित कई सारी किताबें उनकी पब्लिश हुई है या प्रकाशित हुई है। आप विज्ञान लेखन की समकालीन पीढ़ी के सशक्त हस्ताक्षर है। आप मुंबई के होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केंद्र में वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में या रचनाओं के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लोक विज्ञान, समकालीन रचनाएं, विज्ञान मानव की यशोगाथा, जल जीवन का आधार आदि प्रमुख कृतियां उन्होंने लिखी है। विधा परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ विज्ञान से संबंधित लेख है। वर्तमान समय में लेख का स्वरूप विस्तृत और बहुआयामी हो गया है। इसमें विज्ञान सूचना एवं तकनीकी विज्ञान जैसे विषयों का लेखन भी समाहित हो गया है। विज्ञान जैसे विषयों पर अनेक लेख विभिन्न पत्रिकाओं तथा पुस्तकों के रूप में पाठकों के सम्मुख आ रहे हैं, जो ज्ञान वृद्धि में सहायक हो रहे हैं। कहने का मतलब आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उस पाठ में विज्ञान संबंधी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। चलो पाठ परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में मनुष्य की सुविधाओं के लिए जाने वाले अनुसंधान और उत्पादित किए जाने वाले साधनों के कारण पर्यावरण के होते जा रहे ह्रास की ओर संकेत किया है। कहने का मतलब मनुष्य की सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जिस तरह के हमने विकास प्राप्त किए, जिस तरह से साधनों का हमने निर्माण किया है, यही नहीं उस साधनों के कारण ही पर्यावरण में या पर्यावरण का ह्रास होते जा रहा है। वर्तमान समय में ओजोन की परत में छेद होना अथवा परत को क्षति पहुंचाना मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है। हमें यह भली भांति समझना होगा कि यद्यपि सूर्य हमारा जीवनदाता है, परंतु उसकी पराबैंगनी किरणें संपूर्ण चराचर सृष्टि के लिए घातक सिद्ध होती है। अतः आज यह आवश्यक है कि ओजोन के विघटन को रोकने का हम संकल्प करें और मनुष्य जाति को इस संकट से उभारें। ओजोन विघटन का संकट। इस पाठ में लेखक ने यह जो ओजोन की जो सतह है या ओजोन की जो लेयर है, उस लेयर में या इस सतह में
छेद पड़ते जा रहे हैं या फिर वो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, इसका वर्णन इस पाठ से उन्होंने किया हुआ है। और यह जो विघटन का जो संकट है या ओजोन विघटन का यह जो संकट है, यह संकट से हमें कैसे बचना चाहिए और मनुष्य को कैसे आघा मनुष्य को यहाँ पर या अलर्ट यहाँ पर करने की कोशिश यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने, मिश्र जी ने किया है। इस पाठ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। वर्तमान युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। विज्ञान का मतलब है यहाँ पर साइंस और प्रौद्योगिकी का मतलब है टेक्नोलॉजी। आज का जो युग है या ये जो प्रेजेंट युग माना जाता है, यह साइंस और टेक्नोलॉजी का युग माना जाता है। दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। होड़ मची मतलब स्पर्धा या फिर कंपटीशन यहाँ पर है कि मनुष्य जो है, ये जो दुनिया जो है, वो भौतिक सुख को हासिल करने की स्पर्धा में है। विकास की इस दौड़ में जाने अनजाने हमने अनेक विसंगतियों को जन्म दिया है। तो इस विकास को, प्रोग्रेस को, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए या हमारे देश में अलग अलग चीज़ों का विकास करते करते हमने जाने अनजाने में ऐसी अनेक बुराइयों को जन्म दिया है। विसंगतियों का मतलब है यहाँ पे बुराइयों का जन्म या बुराइयों को हमने जन्म दिया है। प्रदूषण उनमें से एक अहम समस्या है। आजकल की या आज प्रेजेंट टेंस में या वर्तमान युग में यहाँ पर सबसे अहम समस्या अगर है तो वो है प्रदूषण। हमारे भूमंडल में हवा और पानी बुरी तरह से प्रदूषित हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आज हम पृथ्वी में देखेंगे तो हवा और पानी ये दोनों भी दूषित हो चुकी है। यहाँ तक कि मिट्टी भी आज प्रदूषण से अछूती नहीं रही है। कहने का मतलब मिट्टी भी यहाँ पर प्रदूषित हो चुकी है। इस प्रदूषण की चपेट से शायद ही कोई चीज़ बची हो। ऐसी कोई भी चीज़ बची नहीं है कि जो प्रदूषित नहीं हुई है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। जीने के लिए साफ पानी कम लोगों को ही नसीब नहीं हो रहा है। पर्यावरणविदों का कहना है कि अगले 25 सालों में दुनिया को पेयजल के घनघोर संकट का सामना करना पड़ सकता है। तो मनुष्य जो है वो भौतिक विकास को हासिल करते करते ऐसे कई सारी बुराइयों को जन्म दे रहा है। पानी पीने के लिए स्वच्छ नहीं है, हवा जो है वो स्वच्छ नहीं है। तो इस वजह से अगले 25 सालों में ऐसा हो सकता है कि दुनिया में पानी जो है, इस पानी का संकट जो है उसका सामना हम इंसानों को करना पड़ सकता है। आज शायद ही कोई जलस्रोत प्रदूषण से अप्रभावित बचा हो। कुछ लोगों को कहना है कि अगला विश्व युद्ध राजनीति, सामरिक या आर्थिक हितों के चलते नहीं वरन पानी के लिए ही होगा। सामरिक का मतलब है यहाँ पर युद्ध से संबंधित। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि हमारे देश में या हमारे पृथ्वी पर प्रदूषण की इतनी समस्या बढ़ गई है कि यहाँ पर विश्व युद्ध, राजनीति या सामरिक या युद्ध से संबंधित या आर्थिक हितों से चलते हुए झगड़ा या जो भी है युद्ध नहीं होगा, बल्कि पानी का युद्ध जो है या पानी से संबंधित जो है वो युद्ध अगले कुछ सालों में ज़रूर होगा। यह तस्वीर निसंदेह भयावह है, लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जाना चाहिए। यह जो बात हम अभी कर रहे हैं, इसका अगर हमने इमेजिन भी किया, यह जो तस्वीर जो है यह बहुत ही डरावनी है। निसंदेह मतलब बिल्कुल ही यह डरावनी तस्वीर है। हम इसको सोच भी नहीं सकते कि इंसान पानी के लिए जो है वो युद्ध करे।
लेकिन इसे किसी भी तरह से अतिरंजित नहीं कहा जा सकता। अतिरंजित का मतलब है अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर हम नहीं कहना चाहिए। परिस्थितियां जिस तरह से बदल रही है और धरती पर संसाधनों के दोहन के चलते जिस तरह से ज़बरदस्त दबाव पड़ रहा है, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि पानी की समस्या ही नहीं, हर तरह की समस्या जो है वो पृथ्वी पर है। पानी की है, हवा की है, यह जो भूखंड है या भूमंडल है ये प्रदूषित हो चुका है, यहाँ तक कि मिट्टी भी प्रदूषित हो चुकी है। तो अगले कुछ सालों में हम विश्व युद्ध जो होगा वो राजनीति से या युद्ध से संबंधित नहीं बल्कि पानी से संबंधित ये युद्ध हो सकता है। और इस तरह से धरती पर संसाधनों का मतलब है यहाँ पर रिसोर्सेस, और दोहन का मतलब है अनियंत्रित उपयोग। तो यह जो रिसोर्सेस है इसका अनियंत्रित उपयोग के वजह से यहाँ पर यह जो परिस्थिति है वो जिस तरह से चरमरा गया है और उसके चलते हुए भी कुछ भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ हम पर्यावरणीय प्रदूषण के सिर्फ एक पहलू की चर्चा कर रहे हैं और वह है ओजोन विघटन का संकट। अभी हम एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड या प्रदूषण के संबंधी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यह एक पहला पहलू है जिसका नाम है ओजोन विघटन का संकट। पिछले कई वर्षों से पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है तथा इसे लेकर खासी चिंता व्यक्त की जा रही है। आखिर यह सवाल समूची मानव सभ्यता के अस्तित्व का है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अभी कुछ साल या पिछले कुछ कई वर्षों से यह पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है या बातें हो रही है कि यह जो ओजोन है जिसका विघटन होते जा रहा है और ये एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो मनुष्य के सामने आकर खड़ी हुई है। प्रश्न उठता है कि यह ओजोन है क्या, ठीक है, तो यह कहाँ स्थित है और उसकी उपयोगिता क्या है, इसका विघटन क्यों और कैसे हो रहा है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है और यदि ये खतरे एक हकीकत है तो इस दिशा में हम कितने गंभीर हैं और इससे निपटने के लिए क्या कुछ एहतियाती कदम उठा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर लेखक ने ओजोन का मतलब क्या है, ओजोन की उपयोगिता क्या है, विघटन कैसे और क्यों हो रहा है और ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, ऐसे कुछ सवालों के जवाब हमें इस पाठ के ज़रिए दिए हैं। तो पहला हम देखेंगे ओजोन है क्या। तो ओजोन यह एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है। ये बात बिल्कुल ध्यान में आपको रखना है कि ओजोन ये क्या है, एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर यह बना हुआ है। 3 परमाणुओं के यौगिक से यह ओजोन की गैस जो है वो बनी हुई है। इस गैस नीले रंग की होती है, ठीक है। परीक्षा में आपको सवाल कर सकते हैं कि ओजोन गैस ये कौन से रंग की होती है, तो वह नीले रंग की होती है और प्रकृति में तीक्ष्ण और विषैली होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, विषैली का मतलब है कि वह जहरीली होती है। ये कैसे होती है, जहरीली होती है। तो विषैली का मतलब है यहाँ पर, विषैली का मतलब है यहाँ पर जहरीली, और तीक्ष्ण मतलब तेज होती है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है। तो यह जो नीले रंग का ओजोन का ये जो गैस है, वह गैस जो है वो जहरीला भी होता है और तेज भी, तीक्ष्ण भी होता है, और यह मानव के लिए, इंसानों के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक और नुकसानदायक होता है। श्वसन नलिका में जाने पर जलन पैदा करती है
मतलब हमारी जो सांस लेने की जो क्रिया या सांस लेने की के लिए जो नलिका का हम उपयोग करते हैं, जिस नलिका हम उपयोग करते हैं, वो अगर उसमें वो गैस चला जाए तो गले में जलन पैदा होती है। लेकिन वायुमंडल में मौजूद यही गैस हमारी रक्षा भी करती है। तो यह ओजोन क्या है? तो वह एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु के यौगिक से मिश्रण से बना हुआ है। वह नीले रंग का होता है। लेकिन अगर ये गैस वायुमंडल में मौजूद है तो वो हमारी रक्षा भी करती है। इस तरह से ओजोन यह जो गैस है, वह गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है, जिसको हम O3 कहते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा जहरीला भी होता है। तो यह वो ओजोन गैस है जिसकी वजह से धरती पर जीवन फल फूल सका है। कहने का मतलब है कि अगर यह गैस, ठीक है, जिसे हम विषैली और जहरीली कह रहे हैं, वो अगर वायुमंडल में है, हवा में है, तो वह गैस हमारे लिए क्या है? सुरक्षित है। और उसी गैस के वजह से ही धरती पर जीवन जो है या फल फूल जो है यहाँ पर तैयार हुआ है। धरती पर जीवन के अस्तित्व का श्रेय इस तरह से ओजोन को ही जाता है। और इस तरह से इस सृष्टि पर या इस पृथ्वी पर वो जीवन जो आपको दिखाई दे रहा है, यह जो मनुष्य या ये जो छोटे छोटे जीव है या फल फूल या ये जो पौधे हैं, उसका अस्तित्व जो है या उसका होना जो है, वो उसी गैस के वजह से है। ओजोन गैस धरती की वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन गैस हवा में या वायुमंडल में 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वायुमंडल का यह क्षेत्र स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। वायुमंडल का यह जो क्षेत्र है या एरिया जो है, उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। यहाँ पर कवि ओजोन की सबसे ज़्यादा सांद्रता, सांद्रता का मतलब है घना या सिग्ध या स्निग्ध, तो यहाँ पर ओजोन जो है वो सबसे ज़्यादा घना धरती से 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सौर विकिरण में तमाम तरह की किरणें होती है। मतलब यह जो सूरज है या वो सूरज की जो किरणें हैं, उसमें तमाम तरह की, कई तरह की किरणें होती है। इनमें से दृश्य प्रकाश होता है, अवरक्त किरणें होती है या पराबैंगनी किरणें होती है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यह जो सूरज है या सूर्य है, उससे जो किरणें बाहर आती है या फिर यह जो किरणें होती है वो कई प्रकार की होती है। उसमें से पहला किरण है दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें होती है। तो उसमें से जो पराबैंगनी किरणें हैं वो अल्प तरंग दैर्ध्य की किरणें होती है। ठीक है, तो ये किरणें काफ़ी घातक होती है क्योंकि उनमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अभी सूरज से निकलने वाले यह जो 3 किरणों के बारे में बताया, एक दृश्य प्रकाश, अवरक्त किरणें और पराबैंगनी किरणें, उसमें से सबसे ज़्यादा घातक और हमें या इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला यह जो किरणें हैं उसका नाम है पराबैंगनी किरणें, जो इंसानों को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, जिसमें ज़्यादा क्या होती है? ऊर्जा होती है या फिर ज़्यादा गर्मी इसमें या इस पराबैंगनी किरणें में होती है। तो इस तरह से पराबैंगनी किरणें जो सूरज से निकलती है, तो सूरज से निकलने वाले पराबैंगनी किरणें जो होते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, बहुत ही मनुष्य के लिए घातक होती है, क्योंकि वही किरणें बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, उसमें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है और उन किरणों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो हमारे वायुमंडल में मौजूद ओजोन बाह्य अंतरिक्ष से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है।
तो यहाँ पे यह जो ओजोन गैस है, वो ओजोन गैस का काम क्या होता है कि वो पराबैंगनी किरणों को क्या करता है, अवशोषित करता है, उन्हें धरती तक नहीं आने देता है। यदि ये किरणें बेरोक ठोक धरती की सतह तक चली आए तो इंसान के साथ ही जीवमंडल के तमाम दूसरे जीव जंतु को भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हम ओजोन के बारे में जानकारी ले रहे हैं, और ओजोन वायु या ये जो ओजोन की सतह है या ये जो लेयर है, ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, इस बात को लेखक ने हमें बताया है कि सूरज से निकलने वाली यह जो पराबैंगनी किरणें होती है, यह पराबैंगनी किरणें मनुष्य के लिए घातक होती है, क्योंकि वो किरणें बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा या गर्मी देती है। तो यह ऊर्जा को या इस गर्मी को, ठीक है, बचाने का काम या रुकावट लाने का काम ये ओजोन का गैस करता है। इस ओजोन गैस के वजह से ही यह किरणें मनुष्य तक या धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इस पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में त्वचा के कैंसर से लेकर दूसरे अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। जिस तरह रोज़मर्रा के जीवन में सामान्य छतरी या धूप और बरसात में हमारा बचाव करती है, तो इस तरह से यह जो पराबैंगनी किरणें हैं, यह किरणों से मनुष्य को त्वचा कैंसर या स्किन कैंसर जो है वो हो सकता है। और इसी रोग को या इस रोग से बचाने के लिए एक छतरी का काम यह ओजोन गैस हमारे लिए करता है। तो जिस तरह से बरसात से बचने के लिए हम छतरी का उपयोग करते हैं, उसी तरह से इस पराबैंगनी किरणों को या इस पराबैंगनी किरणें से बचने के लिए यह जो ओजोन गैस है वो इंसानों के लिए या इस मनुष्य जीवन के लिए एक छतरी का काम करती है। आगे उसी तरह वायुमंडल में स्थित ओजोन की परत हमें घातक किरणों से बचाती है, और इसलिए कहा गया है कि यह जो ओजोन की लेयर है, ये जो ओजोन गैस है, वो क्या करता है, वायुमंडल में रहता है या वायुमंडल में स्थित होता है, और वह घातक किरणों से हम मनुष्य को, इस भूमि पर रहने वाले जीवन को या जीव को बचाने का काम करता है। इसीलिए प्राय इसे ओजोन छतरी के नाम से भी पुकारते हैं, और इसलिए उस ओजोन गैस को हम क्या कहते हैं, ओजोन छतरी। ओके, सभ्यता के आदिम काम से यह छतरी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की रक्षा करती रही है, और इस तरह से यह जो ओजोन छतरी है या ये जो ओजोन की जो सतह है, इस लेयर की वजह से ही जीव जंतु जो है या फिर पेड़ पौधे हैं उसकी रक्षा करने का काम करती है, और उसके तले सभ्यता फलती फूलती रही है। तो यह इस ओजोन की वजह से ही हम मनुष्य यहाँ पर सुरक्षित है, और हम हमारी सभ्यता को जो है वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में हमने संसाधनों को या संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि यह जो संसाधन या यहाँ पर रिसोर्सेस जो है, इसका हमने इतना इस्तेमाल किया है, इतना उपयोग किया है, इसके वजह से क्या हुआ है, इस दौरान हमें इस बात का ध्यान प्राय कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव, ठीक है, तो दुष्प्रभाव क्या हो सकता है या इसका गलत परिणाम या गलत प्रभाव हम पर किस तरह से पड़ सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है, हमारे कारखाने। तो इस तरह से हम इंसानों ने
हमारे देश का विकास करने के लिए या मनुष्य का विकास करने के लिए जिस तरह से रिसोर्सेस का इस तरह से इस्तेमाल किया है, तो इस इस्तेमाल के वजह से ही यह ओज़ोन की जो लेयर है या सतह है जो है वो कम होती जा रही है, या उसमें जो है वो छेद पड़ते जा रहे हैं। इस दौरान हमें इस बात का ध्यान हमें कम ही रहा है कि इसका दुष्प्रभाव या बुरा प्रभाव क्या हो सकता है। आज परिणाम हम सबके सामने है। हमारे कारनामों से प्राकृतिक संतुलन चरमरा गया है। भूमंडल पर शायद ही ऐसी कोई चीज़ शेष हो जो हमारे क्रियाकलापों से प्रभावित नहीं होती है। तो स्पष्ट है कि ओजोन भी इसका अपवाद नहीं है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि इस वजह से हमारी प्राकृतिक संतुलन जो है वो चरमरा गया है। हमारा जो नेचर जो है वो खराब होते जा रहा है, और इसलिए हमें यहाँ पर आने वाले संकट से बचने का उपाय लेखक इस पाठ से हमें बताना चाहते हैं। अब हम देखते हैं ओजोन का विघटन क्यों और कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर विघटन होना मतलब तोड़ना, ओजोन की परत को तोड़ना। ये ओजोन जो है वो इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यह ओजोन गैस जो है वो वायुमंडल में स्थित होता है और वो मनुष्य को क्या करती है, सुरक्षित रखती है। तो ओजोन के ये जो विघटन है ये क्यों हो रहा है और वो कैसे हो रहा है उसको हम अभी जानेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि दैनिक जीवन में कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाएं, रोगन से लेकर प्रशीतक, अभी प्रशीतक का मतलब है यहाँ पर फ्रिज और एयर कंडीशनिंग वगैरह में प्रशीतन का अहम स्थान होता है। आपने देखा होगा कि प्रशीतक मतलब फ्रिज जो होता है या फिर एयर कंडीशनिंग वगैरह, यह जो चीज़ें हैं यह प्रशीतन का अहम स्थान। अभी प्रशीतन, यहाँ पर प्रशीतन का मतलब है कि ठंडा होने की प्रक्रिया। ठीक है, तो सन 1930 से पहले प्रशीतन के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैसों का इस्तेमाल किया गया। आपको सबको पता है कि फ्रीज हो या मतलब रेफ्रिजरेटर हो, जहाँ पे ठंडे जगह या ठंडे होने की प्रक्रिया जो होती है उसमें अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। ठीक है, तो 1930 से पहले ही प्रशीतन के लिए, प्रशीतन मतलब ठंडे करने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। तो प्रशीतन के लिए या फिर ठंडा होने की प्रक्रिया के लिए अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, इस दोनों के मिश्रण से ही हम क्या करते थे, जो प्रशीतन जो है वो ठंडा करने की प्रक्रिया जो है हम इन दो गैसों से या फिर अमोनिया या फिर सल्फर डाइऑक्साइड इन दोनों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन उनके इस्तेमाल में अनेक व्यवहारिक कठिनाइयाँ थी। उदाहरणार्थ, ये गैस तीक्ष्ण थी और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक थी। ठीक है, तो ये जो अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड, यह जो दो गैस है, ये दो गैस मनुष्य के लिए या मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक थी। अतः वैज्ञानिकों को इस अरज से इनके उचित विकल्प की तलाश थी जो इन कमियों से मुक्त हो। इस क्रम में 30 के दशक में थॉमस मिडले द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC नामक यौगिक की खोज प्रशीतन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी उपलब्धि रही है। यहाँ पर CFC यानी थॉमस मिडले जी ने 1930 के दशक में क्या किया था, उन्होंने CFC नामक मिश्रण से एक खोज या रिसर्च किया था प्रशीतन क्षेत्र के लिए, मतलब ठंडे होने की प्रक्रिया का रिसर्च उन्होंने यहाँ पर किया था, और एक क्रांतिकारी एक बदलाव जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा था। मतलब 30 के दशक में थॉमस मिडले जी ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन से उन्होंने क्या किया था,
एक प्रशीतन क्षेत्र, प्रशीतन मतलब ठंडे करने की जो प्रक्रिया होती है, इस क्षेत्र का क्या किया था, उपलब्धि की थी। अध्ययन से पाया गया कि ये रसायन सर्वोत्तम प्रशीतक हो सकते हैं। तो यह जो केमिकल्स होता है, यह केमिकल जैसे कि अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है, यह क्या होता है, प्रशीतक हो सकते हैं। प्रशीतक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ठंडा करने की प्रक्रिया, क्योंकि ये रंगहीन, गंधहीन, अक्रियाशील होने के साथ साथ अज्वलनशील भी होते हैं। ठीक है, यह जो केमिकल्स का नाम हमने अभी लिया, ये सभी केमिकल्स रंगहीन होते हैं, मतलब इसमें रंग नहीं होता है, गंधहीन जिसमें स्मेल नहीं होती है, और तीसरी चीज़ ज़रूरी कि वो ज्वलन मतलब उसमें आग नहीं लगती है, उस केमिकल्स में क्या नहीं लगती है, आग, या ज्वलनशील नहीं है वो। इस तरह से आदर्श प्रशीतक सिद्ध हुए, और इस तरह से थॉमस मिडले जी ने यहाँ पर एक प्रशीतक यानी एक फ्रीज या फिर ठंडे करने की प्रक्रिया का क्या किया, यहाँ पर रिसर्च किया या खोज किया। इसके बाद तो प्रशीतन में CFC का ही इस्तेमाल चल निकला है, और इसलिए आज हम जिस रेफ्रिजरेटर या फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, उसमें CFC नामक यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस गैस का इस्तेमाल होता है, CFC इस गैस का इस्तेमाल होता है, तभी जाके यह फ्रिज जो है वो प्रशीतन होता है, या फिर ठंडे होने की प्रक्रिया जो है वो उसमें होती है। प्रशीतन उद्योग में अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह CFC ने ले ली है। कहने का मतलब पहले अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड से ही या उसके मिश्रण से ही हम ठंडे होने की प्रक्रिया करते थे, लेकिन बाद में 30 के शतक में थॉमस मिडले जी ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC से ही उन्होंने प्रशीतन उद्योग में जो क्या किया है, या प्रशीतन या ठंडे करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की। तो इस तरह से अमोनिया और सल्फर डाइऑक्साइड की जगह किसने ली, यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने ले ली। इससे प्रशीतन प्रौद्योगिकी में एक क्रांति सी आ गई है। प्रशीतन प्रौद्योगिकी मतलब यहाँ पर ठंडे होने की प्रक्रिया या फ्रिज का जो टेक्नोलॉजी है, यह जो टेक्नोलॉजी है इसमें क्या हुई, क्रांति हुई, बदलाव हुआ। तदंतर बड़े पैमाने पर CFC यौगिकों का उत्पादन होने लगा, और इस वजह से ज़्यादातर लोग यहाँ पर फ्रिज इस्तेमाल करने लगे, ठंडे होने की प्रक्रिया जो है वह यहाँ पर उसमें होने लगी, और इसलिए यहाँ पर CFC यह जो गैस है या केमिकल है उसका उत्पादन ज़्यादा होने लगा, उसकी मांग जो है वो ज़्यादातर बढ़ने लगी। घरेलू कीटनाशक, प्रसाधन सामग्री, दवाइयाँ, रोग रोगन, यह जो लेकर फ्रिज और एयर कंडीशनर में इनका खूब इस्तेमाल होने लगा, और इस तरह से CFC नामक यह जो केमिकल है इसका उपयोग दवाइयों में, रंग रोगन में और फ्रिज में या एयर कंडीशनर जो होते हैं उसमें इस रसायन का उपयोग जो है वो या इस्तेमाल जो है वो करने लगे। तो यहाँ पर CFC इसका जो मतलब होता है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, और इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC से यहाँ पर इसका उपयोग या इसका इस्तेमाल जो है यह मनुष्य करने लगा फ्रिज में, या फिर ठंडे की प्रक्रिया करने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा। इसमें एक खास गुण या क्वालिटी है कि ये नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इनका न तो ऑक्सीकरण होता है और न ही अपघटन होता है। अपघटन मतलब अलग करना, इसको हम अलग ही नहीं कर सकते। CFC यह जो एक क्वालिटी है कि यह नष्ट नहीं होते और इसको हम कभी अलग भी नहीं कर सकते। ये पानी में भी नहीं घुलते हैं। यह जो CFC है, क्लोराफ्लोरा या जो भी है क्लोराफ्लोरोकार्बन, इसको हम पानी में नहीं घुला सकते। यहाँ स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि इसके इस्तेमाल में आने वाले इन यौगिकों का आखिर होता क्या है। कहने का मतलब यह जो प्रश्न यहाँ पर खड़ा हुआ है कि यह जो इस्तेमाल आने वाले यह जो यौगिक है, यह जो मिश्रण है, यह मिश्रण का आखिर होता क्या है, क्योंकि वो नष्ट नहीं होते हैं। ये जो CFC गैस है या यह जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है,
जिससे ठंडे होने की प्रक्रिया होती है, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ना ही उसका ऑक्सीकरण होता है, ना ही इसको हम अलग नहीं कर सकते, और ना ही ये पानी में घुलता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है इसका, इसके मिश्रण से या इसके इस्तेमाल में आने वाले यौगिक या मिश्रण जो है इसका होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर अमेरिकी वैज्ञानिक एफ.एस. रोलेड का ध्यान इस प्रश्न की ओर गया है। ठीक है, तो यह जो सवाल उठा है और इस सवाल या इस प्रश्न पर ध्यान गया है अमेरिकी वैज्ञानिक, मतलब एक अमेरिकन साइंटिस्ट जिनका नाम है एफ.एस. रोलेड, इनका ध्यान इस सवाल पर गया। तो इस तरह से यह CFC यह नष्ट नहीं होता है, और इसके इस्तेमाल से सवाल ये उठा कि आखिर उसका होता क्या है। तो यह प्रश्न का या उस पर खोज जो शुरू की है वो है अमेरिकन वैज्ञानिक एफ.एस. रोलेड। तो क्या किया उन्होंने इस दिशा में लगातार कई वर्षों तक अनुसंधान किया। अनुसंधान करना मतलब रिसर्च करना, खोज किया। उनका शोध पत्र जब 1974 में नेचर नामक प्रतिष्ठित पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ठीक है, उनको सवाल क्या हुआ था या सवाल क्या पड़ा था कि ये जो CFC है वो नष्ट नहीं होता है, तो आखिर उसका होता क्या है। उस सवाल पर उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने 1974 में नेचर नामक एक फेमस प्रतिष्ठित मतलब फेमस पत्रिका में पब्लिश हुआ। तो पूरी दुनिया में एक हलचल सी मच गई। अपने पत्र में रेलॉर्ड या फिर रोलेड ने निष्कर्ष दिया था कि ये यौगिक धरती की ओजोन परत को नष्ट कर चुके हैं। तो यह जो बात खोज करने के बाद ये बात पता चली कि यह जो निष्कर्ष निकला ये कि रोलेड ने कहा कि यह जो यौगिक है, यह जो CFC नामक ये जो चीज़ है, इसका इस्तेमाल करने से, धरती पर इसका इस्तेमाल करने से ओजोन जो है या ओजोन की लेयर जो है वो क्या होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है। शुरू में लोगों ने रोलेड की बातों को कोई खास अहमियत नहीं दी थी। शुरुआत में कोई भी इनकी बात को सच नहीं मान रहा था। कुछ लोगों ने उन्हें आतंकित पर्यावरणवादी कहकर उनका उपहास भी किया, और कुछ लोगों ने जो है इनकी बात को सच न मानते हुए उनका अपमान भी किया। लेकिन कुछ ही साल बाद 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम के कार्यों से रोलेड की बात सही साबित हो गई। टीम ने न केवल ओजोन विघटन की पुष्टि की, बल्कि अध्ययन करके बताया कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में ओजोन की परत काफ़ी छीज चुकी है, और उसकी वजह से वहाँ एक बड़ा छिद्र हो गया है। ठीक है, आपको ये बात यहाँ पर समझ में आई होगी कि एक अमेरिकन वैज्ञानिक रोलेड, इन्होंने ये रिसर्च किया कि यह जो हम रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं या फिर ये जो CFC नामक यह जो गैस जो है वो नष्ट नहीं होता है, तो आखिर उसका क्या होता है। बल्कि यह जो गैस होती है, इससे क्या हो रहा है, ओजोन की सतह या ओजोन की जो लेयर है उसमें छिद्र या छेद पड़ते जा रहे हैं। तो जब यह रोलेड ने बात बताई तो कई सारे लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, उनका अपमान किया। लेकिन 85 में मतलब 1985 में ब्रिटिश सर्वे टीम ने जो है उन्होंने रोलेड की बात को सही साबित किया। तो इस तरह से उन्होंने ये बात देखी भी कि दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में ओजोन की परत जो है वो काफ़ी छिद चुकी थी, उसमें कई सारे छेद जो है वो आ चुके थे, छिद्र हो गए थे। अमेरिकी उपग्रह नीबस द्वारा भेजे गए चित्र से भी रोलेड की बात की पुष्टि हुई। ब्रिटिश टीम ने चेताया भी कि यदि बहुत जल्दी ओजोन विघटन को न रोका गया तो ओजोन परत की छीजने से आने वाली पराबैंगनी किरणों से धरती के तापमान में वृद्धि होगी तथा अनेक तरह की त्वचा संबंधित व्याधियाँ फैलेगी। तो इस तरह से
यह जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये भी बताया, या उस ब्रिटिश टीम ने ये भी बताया कि अगर जल्दी से जल्दी ओजोन विघटन, ठीक है, ओजोन का विघटन अगर हमने रोका नहीं इस चीज़ को, तो ओजोन की परत या लेयर यह कम हो जाएगी, और यह जो पराबैंगनी किरणें हैं, या यह जो पराबैंगनी किरणें हैं, यह किरणें धरती में आ जाएगी, और इससे धरती का तापमान जो है उसकी वृद्धि होगी, बहुत ही ज़्यादा तेज़ मात्रा में तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, और अनेकानेक जो त्वचा संबंधित जो व्याधियां हैं या जो बीमारियां हैं वो फैलेगी। त्वचा के कैंसर के रोगियों की संख्या लाखों में होगी, और इसलिए हमें इससे ये पता चलता है कि ओजोन लेयर को हमें जो है बचाना है। उस ओजोन लेयर की जो सतह जो है उसको हमें संभाल कर रखना है, ताकि पराबैंगनी किरणें ज़मीन पर या धरती पर न आए। इस तरह से CFC, यह जो रसायन या केमिकल है, यह हवा में हल्के होते हैं। इसके इस्तेमाल में आने के बाद मुक्त होकर ये सीधे वातावरण में ऊंचाई पर चले जाते हैं। तो इस तरह से हम यह जो केमिकल्स भरा CFC, यह जो CFC, यह फ्रिज में या फिर एयर कंडीशनिंग या जिस तरह से इस्तेमाल करते जा रहे CFC इस गैस का, तो यह जो CFC गैस है, रसायन है, ये बहुत ही ज़्यादा हल्का होता है, और वो हवा से इस जो है वो मुक्त होकर सीधे वातावरण की ऊंचाई पर चला जाता है। वायुमंडल में ऊपर पहुंचने पर यह पराबैंगनी किरणों से संपर्क करता है। यह जो रसायन है CFC रसायन, ये वायुमंडल में जाकर हल्का होता है, और इसलिए वो हवा के ज़रिए वायुमंडल में जाता है और वहाँ पराबैंगनी किरणों से संपर्क करता है, जहाँ इनका प्रकाश अपघटन मतलब फोटोलिसिस होता है। फोटोलिसिस से क्लोरीन मुक्त मूलक पैदा होते हैं। क्लोरीन के ये मुक्त मूलक ओजोन से अभिक्रिया करके उसे ऑक्सीजन में बदल देते हैं। इस तरह से ओजोन का ह्रास होने से ओजोन की परत धीरे धीरे छींचती जा रही है, और इस तरह से लेखक कहते हैं कि CFC का इस्तेमाल या अंधाधुंध धरती पर हो रहा है, और इस वजह से यहाँ पर ओजोन की सतह या ओजोन की जो लेयर है वो लेयर खींचती जा रही है। वस्तुतः आज ओजोन छतरी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया है, और सच में अगर बात बताई जाए तो यह ओजोन छतरी जो है ये संकट में पड़ गया है। जिस CFC को हम निष्क्रिय समझते थे, वह इतनी सक्रिय है कि उससे निकला एक क्लोरीन मुक्त मूलक ओजोन गैस के 1 लाख अणुओं को तोड़कर ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसा श्रृंखला अभिक्रिया के कारण होता है। यहाँ गौरतलब है कि सन 1974 में पूरी दुनिया में CFC की खपत 9 लाख टन थी। पिछले कई वर्षों के शोध से मालूम हुआ कि दक्षिण ध्रुव के ऊपर मौजूद छिद्र आकार में बढ़ता रहा है, और इस तरह से 1974 में देखा गया है कि CFC की खपत मतलब CFC की मांग 9 लाख टन हुई है। लोग इसका इस्तेमाल इतनी ज़्यादा तरह से कर रहे हैं कि जिससे क्या हो रहा है, ओजोन की सतह पर कई सारे छिद्र हुए हैं। यही नहीं, उस छिद्र के आकार जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और इस तरह से CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन यह जो है इसका इस्तेमाल इतने ज़्यादा मात्रा में होने की वजह से ओजोन की सतह जो है वो बढ़ने लगी है, और इससे वजह से उसमें छिद्र पड़ते जा रहे हैं। ध्रुव के ऊपर भी ओजोन की विघटन और ओजोन आवरण में छिद्र पाए जाने की वजह से यह सूचना मिलने के बाद बहुत ही ज़्यादा चिंतनीय बात
हो चुकी है। ओजोन संकट पर विचार करने के लिए दुनिया के अनेक देशों की पहली बैठक 1985 में वियना में हुई थी। तो इस तरह से ओजोन का ये जो संकट है वो देखते हुए यहाँ पर दुनिया के अनेक देशों की एक पहली बैठक या मीटिंग बैठी थी, वो थी 1985 में, और ये बैठी थी वियना में। बाद में सितंबर 1900 यहाँ पर 1987 में कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में यह मीटिंग बैठी थी। तो किस लिए ये मीटिंग बैठी है? तो यह जो ओजोन का संकट है उस पर विचार करने के लिए अनेक देशों में या दुनिया के अनेक देशों में पहली बैठक जो है वो 1985 में वियना में हुई। उसके बाद सितंबर में 1987 में कनाडा में मॉन्ट्रियल में ये मीटिंग हुई, जिसमें दुनिया के 48 देशों ने भाग लिया था। इस बैठक में या इस मीटिंग में जिस मसौदे को अंतिम रूप दिखा दिया उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसके तहत यह प्रावधान रखा गया कि सन 1995 तक सभी देश CFC की खपत में 50% की कटौती तथा 1997 तक 85% की कटौती करेंगे। और इस तरह से यह विचार हुआ कि उसकी जो खपत है या ज़्यादा मात्रा में जो इसको बेचा जाता है या लोग खरीदते हैं, तो उसकी खपत जो है वो कम की जाए 50% 1995 में, और 1997 में जो है वह 85% कटौती करे। मसौदे के कई बिंदुओं पर विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद उभर कर सामने आए। मुद्दा था गैर CFC प्रौद्योगिकी तथा उसका हस्तांतरण करना। और इस तरह से CFC यह जो टेक्नोलॉजी है इसका हस्तांतरण जो है वो यहाँ पर करना, यह बात इस मीटिंग में जो है वो, और इस तरह से विकसनशील देश चाहते थे, मतलब जिस देश का विकास हुआ है ऐसे देश जो है वो चाहते थे कि इस पर आने वाला खर्च धनी देश वहन करे, क्योंकि ओजोन विघटन के लिए वे ही जिम्मेदार है। तो इस तरह से मीटिंग या बैठक होने के बाद ये बात भी तय हुई कि विकसनशील देश या जिस देश का विकास हुआ है ऐसे देश जो है ये इस पर क्या करेंगे, खर्चा करेंगे, क्योंकि ये धनी देश या जो पैसे वाले देश है वो देश जो है वो इस ओजोन विघटन के लिए ही जिम्मेदार है। सन 1990 के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पूरी दुनिया में CFC की खपत 12 लाख टन तक पहुंच गई थी, जिसकी 30% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की ही थी। ठीक है, और इसलिए कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ओजोन विघटन के लिए यह विकसशील देश या अमेरिका जैसा धनिक या पैसे वाला देश है। भारत का प्रतिशत मात्र 0.6 था। भारत की तुलना में अमेरिका की CFC की खपत 50 गुना ज़्यादा था। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा खपत 50 गुना ज़्यादा अमेरिका में CFC का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में किया जाता था, और इसलिए यह जो धनिक देश है वही ओजोन विघटन के लिए जिम्मेदार होगा। समस्या पर विचार करने के लिए लंदन में एक बैठक हुई, जहां नए प्रशीतनों की खोज और पुरानी तकनीक में विस्थापन के लिए एक कोष बनाने की मांग की गई। और इस तरह से इस समस्या को दूर करने के लिए एक वापस से एक बैठक बैठी, उसमें प्रशीतनों की खोज मतलब ठंडे होने की प्रक्रिया के लिए रिसर्च, पुरानी तकनीक में विस्थापन करना मतलब जो CFC का इस्तेमाल ठंडे होने की प्रक्रिया के लिए करते थे, उसकी एक लिस्ट जो है उसकी बनाने या मांग जो है वो कोष की
की गई। यहाँ विकासशील देशों के दबाव के चलते विकसित देशों को कई रियायतें देनी पड़ी। इसलिए अंतर्गत नई तकनीकों के हस्तांतरण में मदद के साथ साथ CFC के विकल्प की खोज में दूसरे देशों को धन मुहैया कराना मुख्य है। समझौते के तहत यह व्यवस्था है कि सन 2010 तक विकसनशील देश या विकासशील देश CFC का इस्तेमाल एकदम बंद कर देंगे और इस तरह से 2010 में विकासशील देश, जिस देश का विकास हुआ है, ऐसे देश CFC का इस्तेमाल बंद करेंगे। इस दौरान विकसित देश नए प्रशिक्षकों की खोज में विकासशील देशों के आर्थिक मदद करेंगे और इस तरह से ये बात तय हुई या ये बात डिसाइड हुई कि एक विकसित देश जो है या जो जिस देश का विकास हुआ है, ऐसे देश क्या करेंगे, नए प्रशीतकों मतलब नए ठंडे होने की क्रिया पर खोज करेंगे और विकासशील देश जो है जिसमें ज़्यादा पैसे है, ऐसा जो देश है वो क्या करेंगे, उनको आर्थिक मदद करेंगे या पैसों की मदद करेंगे। तो इस तरह से इस स्थिति की गंभीरता को देखकर या सीरियसनेस को देखते हुए दुनिया के सभी देशों ने इस बारे में विचार करके समुचित कदम उठाने शुरू कर दिए थे। तो कौन सा कदम यहाँ पर उठाया है दुनिया के सभी देशों ने, तो ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है वो हम पहले देखते हैं कि CO2 की सांद्रता बढ़ना, ठीक है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आवरण पृथ्वी के चारों ओर से जो है वो फैलता है, चारों ओर उसका क्या होता है, आवरण होता है और जो सूर्य से आने वाली प्रत्येक किरणों को पृथ्वी के सतह आने से बिल्कुल नहीं रोकता है और सेम यही किरणें जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाना चाहती है तो ये उनको रोक देता है, ये आवरण उसको क्या करता है, रोक देता है और पुनः परावर्तित करके वापस पृथ्वी पर भेज देता है। किरणों को बार बार इस प्रकार वापस करके भेजने की प्रक्रिया के कारण ही ये आवरण होता है और वो क्या होता है, गर्म हो जाता है और यही ग्रीन हाउस के प्रभाव है। इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर चारों ओर क्या होता है, इसका ही आवरण होता है और वो गर्म हो जाता है और उसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ये जो ग्रीन हाउस है उसके प्रभाव के कारण आज धरती का तापमान जो है वो निरंतर क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है, ओजोन विघटन की भी अहम भूमिका होती है। पराबैंगनी किरणें जब धरती तक आती है तो स्थल मंडल में मौजूद वस्तुओं द्वारा वो अवशोषित कर लेती है। क्या होती है, ये स्थल मंडल में जो मौजूद वस्तुएं होते हैं उसके द्वारा वो क्या की जाती है, अवशोषित जो है वो की जाती। तो अवशोषित करना मतलब जिसका अंत किया गया हो। तो इस तरह से यह पराबैंगनी किरणें जब धरती पर आ जाती हैं तो स्थल मंडल में मौजूद जो वस्तुएं होती है उसके द्वारा जो है वो इसका जो अंत जो है वो किया जाता है। तो इस तरह से ये वस्तुएं पराबैंगनी के अवशोषण के बाद, अवशोषण का मतलब होता है सोखना या फिर ऑब्जर्व करना, ये अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। तो अवरक्त विकिरण मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है ये उत्सर्जित करती है। तो उत्सर्जित करना मतलब छोड़ा हुआ या जो भी है एमिटेड जो है वो करती है। ये किरणें वापस वायुमंडल के बाहर नहीं जा पाती है क्योंकि हवा में मौजूद कई गैसें उन्हें अवशोषित कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से धरती का तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ने से ध्रुव पर जमी हुई विशाल बर्फ राशि के पिघलने के समाचार भी आ रहे हैं। तो इस तरह से तापमान बढ़ने के वजह से यह जो ध्रुव पर जमी हुई यह जो विशाल बर्फ जो होती है वो
वो पिघलती है और इस तरह के समाचार भी आते हैं। यदि ऐसा होता रहा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और तमाम तटीय क्षेत्र पानी में डूब जाएंगे, और ऐसा होता रहा तो समुद्र का जल या पानी जो है उसका स्तर बढ़ जाएगा और तटीय क्षेत्र, जो किनारों पर रहने वाले जो क्षेत्र है, जगह है, वहाँ पानी में वह डूब जाएगा। ताप वृद्धि से जलवायु में ज़बरदस्त बदलाव आ जा सकता है। मानसून में परिवर्तन के साथ कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अकाल जैसी स्थिति आ सकती है। वैसे विगत एक सदी के दौरान भूमंडल में काफ़ी परिवर्तन पाया गया है। भूमंडल मतलब ज़मीन या भूमि पर या ज़मीन पर कई सारे परिवर्तन या बदलाव पाए जाते हैं। हाल ही में शोध के बाद पाया गया कि हिमालय में गंगोत्री स्थित गोमुख हिमनद हर साल 18 मीटर पीछे की ओर खिसकता जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो संभव है कि 21वीं सदी के प्रथमार्ध तक यदि यही हिमनद तथा साथ ही हिमालय के दूसरे हिमनदी भी गलकर समाप्त हो जाएं। ऐसे में उत्तर भारत में बहने वाली नदियों का अस्तित्व मिट जाएगा और मैदानों की उपजाऊ भूमि उस पर या उसर में बदल जाने से कोई नहीं रोक सकता। और इस तरह से अगर समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया गया तो इसके गंभीर परिणामों से इनकार नहीं किया जा सकता। ओजोन विघटन के व्यापक दुष्प्रभावों के चलते इंसानी सभ्यता संकटापन्न है। अतः ज़रूरत है कि फौरन इससे निपटने के लिए समग्र कदम उठाए जाए, अन्यथा कल तक तो शायद बहुत देर हो जाएगी। लोक विज्ञान समकालीन रचनाएं, इस संग्रह से यह पाठ लिया गया है। तो इस तरह से डॉक्टर कृष्ण जी ने इस पाठ के जरिए ओजोन विघटन का यह संकट जो है वो यह एक समस्या हमारे देश के लिए बहुत ही गंभीर समस्या हमारे देश के सामने खड़ी है। तो किस तरह से इस पर उपाय या ओजोन का मतलब क्या है, उसका हम किस तरह से उपयोग कर सकते हैं और किस तरह से इस संकट पर या इस समस्या पर समाधान प्राप्त कर सकते हैं, यह इस पाठ के जरिए लेखक ने बताया है।